नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2019 जो कि 1 से 11 जुलाई को कंडक्ट हुआ था टोटल 25 शिफ्ट में। तो इन 25 शिफ्ट में टोटल यहाँ पर 70 साइंस के सवाल पूछे गए थे, जो इस वीडियो में अपन एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप है, वहां पर आपको सर्च करना है @TopTGK और ज्वाइन हो जाइए। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले आपको इस सवाल का जवाब है वो कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद अपन देखने वाले हैं 70 सवाल जो कि एसएससी 2019 10+2 के एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो सवाल है कि किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है। ऑप्शन ए विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, इनमें से कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन भी माना जाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तो पहला सवाल है रोडोप्सिन जिसे दृष्टि बैंगनी भी कहा जाता है मानव शरीर में कहाँ स्थित है। रोडोप्सिन जो वर्णक है वो आपकी आंख में स्थित है और इसे विजुअल पर्पल यानी दृष्टि बैंगनी कहा जाता है। ये एक जैविक वर्णक है जो रेटिना के रॉड्स में पाया जाता है और एक जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर हैं और ये रेटिना की रॉड्स में पाया जाता है। रॉड सेल कौन सी होती हैं जो फोटो रिसेप्टर का कार्य करती है रेटिना में। अगला सवाल यहाँ पर सवाल नंबर 2, अर्श मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से भी जाना जाता है। अर्श मेजर जो नक्षत्र है वो आपके सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है और ये सप्तऋषि जो तारामंडल है इसे अर्श मेजर कहा जाता है। और अर्श माइनर की बात करूँ तो ये ध्रुव मत्स्य या फिर अर्शा माइनर तारामंडल है, इसको ध्रुव मत्स्य कहा जाता है। सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखाई देने वाला एक तारामंडल है। तो इसमें 7 तारों का समूह होता है, जिसमें 4 तो इस प्रकार से रहेंगे तारे और 3 तारे फिर इस प्रकार से रहेंगे। तो 7 तारों का समूह होता है पतंग के आकार में, यहाँ पर 3 तिरछी रेखा में और 4 तारे चौकोर स्थिति में रहेंगे। इन तारों के नाम जो 7 तारे हैं इनके नाम भी आप देख सकते हो, कृतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ और मारीची हैं इनका नाम। तो ये है आपके अर्श मेजर जो कि सप्तऋषि कहलाता है। अगला सवाल देखिए, चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है। तो ये सत्रित शैल विज्ञान कहा जाता है इसे, और सत्रित शैल विज्ञान या फिर इसे सत्रक भी आप बोल सकते हो। ये भूमिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के जो शैल समूह है, चट्टान वगैरह, खनिज हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इससे पहले 7 और साइंस के प्रीवियस ईयर जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं, एसएससी, सीजीएल, जेई, एमटीएस, उनके साइंस के स्पेशल वीडियो डाले हुए हैं। तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। तो कान के पर्दे की जांच के लिए जो उपकरण उपयोग किया जाता है वो है ओटोस्कोप है। ये कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका नाम है ओटोस्कोप। अन्य ऑप्शन में आप देखेंगे तो पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ कौन सी है, तो ये लाई डिटेक्टर मशीन है जो कि सच या फिर झूठ का पता लगाने के लिए इस मशीन में टेस्ट किया जाता है। तो ये पॉलीग्राफ टेस्ट कहलाता है, ये लाई डिटेक्टर मशीन आप कह सकते हो पॉलीग्राफ। एक ऑप्शन आपके फोनोग्राफ भी है, तो फोनोग्राफ है, ये रिकॉर्ड प्लेयर के रूप में जाना जाता है। इसका आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने। ऑप्टोमीटर की बात करें तो आंख की जो अपवर्तक शक्ति है उनके परीक्षण के लिए ये उपकरण काम में लिया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो टोटल 5 प्राकृतिक नेचुरल जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें नाइट्रोजन नहीं है, तो कौन सी है। प्राकृतिक जल वाष्प आपको पता है, वाटर वेपर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, मिथेन CH4 है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है और ओजोन है। तो ये आपके टोटल 5 हो जाएगी प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैसेज। बाकी जो आपकी इंडस्ट्रियल की बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो इंडस्ट्रियल है। लाल, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग के फूल मुख्य रूप से कौन से पिगमेंट से आते हैं। तो लाल, गुलाबी, नीला और बैंगनी रंग के फूल हैं ये आपके एंथोसाइनिन्स जो रंजक हैं उसके द्वारा आते हैं। इसमें एक ऑप्शन लाइकोपिन का है, तो टमाटर में रहता है ये वर्णक। लाइकोपिन एक चमकदार लाल कैरोटीनॉइड हाइड्रोकार्बन है जो टमाटर और अन्य जो लाल फल सब्जी हैं जैसे कि लाल गाजर हैं, लाल तरबूज हैं, पपीता हैं, इनमें पाया जाता है लाइकोपिन। और लाल, गुलाबी, नीला और बैंगनी रंग के फूल मुख्य रूप से उसमें जो वर्णक रंजक रहता है, पिगमेंट रहता है, वो एंथोसाइनिन्स है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो अन्य ऑप्शन में आपके कैरोटीनॉइड्स भी हैं, तो कैरोटीनॉइड्स को टेट्रा
टापेनोइड्स भी कहा जाता है, जो कि पीले, नारंगी और लाल कार्बनिक वर्णक है और पौधे और शैवाल के द्वारा ये निर्मित होता है। कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए, हरा पिगमेंट है जो पौधों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसमें सूरज की किरणों से प्रकाश को अवशोषित करके पौधे जो पोषण बनाते हैं उसमें काम आता है क्लोरोफिल, जो हरा पिगमेंट है। अगला सवाल है यहाँ पे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके रेफरेंस में किया जाता है? तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हैं, ये आपके रक्तचाप को मापना, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए ये शब्द उपयोग किए जाते हैं। तो आपको पता है बीपी किस प्रकार से मेजर होती है, तो हृदय का जो रिलैक्स होता है, और एक बार देखिए हृदय क्या करता है, रक्त को पंप करता है। पंप करने के लिए वो क्या करेगा, संकुचन होगा। तो संकुचन के केस में अधिकतम दबाव जो कि आर्टरी, मुख्य धमनी है, उसके माध्यम से जो ब्लड है अंगों तक जाता है, ऊतक तक जाता है, जिसमें शुद्ध रक्त रहता है। तो क्या होगा, हृदय पंप करेगा, इसके लिए संकुचन होगा। उस केस में, संकुचन के केस में जैसे ही ब्लड छोड़ेगा तो मुख्य धमनी पर जो दाब लगेगा वो सिस्टोलिक दाब है, वो अधिकतम दाब रहता है, जो कि 120 mmHg होता है। और डायस्टोलिक की बात करूं तो ये आपकी न्यूनतम दबाव रहता है धमनियों पर। कब, जब रिलैक्स हो जाता है, शिथिल हो जाता है हृदय, रक्त छोड़ने के बाद जब शिथिल हो जाएगा वापस, उस केस में धमनी पर दाब जो न्यूनतम रहेगा वो डायस्टोलिक रहता है। न्यूनतम, यहाँ पे मैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करूं जो मेजर किया जाता है वो 120-80 mmHg होता है, ये नॉर्मल रहता है, जिसमें न्यूनतम आपके 80 mmHg जो डायस्टोलिक है और 120 mmHg जो है सिस्टोलिक दबाव। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, मई 2019 में 130 वर्षों में पहली बार किलोग्राम को फिर से परिभाषित किया गया था। अब इसे प्रकृति के एक मूलभूत गुण के रूप में पुनर्परिभाषित किया जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर किलोग्राम की परिभाषा चेंज कर दी गई है। 130 वर्ष पहले जो परिभाषा चल रही थी उसको बदला गया है। अब जो डिफाइन किया जाएगा वो प्लांक के स्थिरांक से किलोग्राम को परिभाषित किया जाएगा। इससे पहले क्या होता था, जो फ्रांस के सेवरिस में माप तोल का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो है, वहाँ पर सुरक्षित है प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु, और इसका एक सिलेंडर बना हुआ है जो द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहते हैं। 1 किलोग्राम है वो मानक वहाँ पर आपको मिलेगा। फ्रांस के सेवरिस के माप तोल का जो अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो है वहाँ पर ये प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का बना हुआ है। अब यहाँ पर चेंज हो गया है, प्लांक के स्थिरांक से मेजर किया जाएगा, किलोग्राम को डिफाइन किया जाएगा। और जो प्लेटिनम इरिडियम का ये सिलेंडर था, ये कहाँ से आया, तो ये ली ग्रैंड के लंदन में निर्मित हुआ था, जिसमें 90% तो आपके प्लेटिनम है और 10% है इरिडियम का बना हुआ। ये 4 सेंटीमीटर का एक सिलेंडर था। और अब दोस्तों यहाँ पर जो प्लांक कांस्टेंट के आधार पर एसआई आधारित 4 इकाइयों का मेजर होगा वो किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन और मोल है। प्लांक नीयतांक की बात करें तो 6.63 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, ये भी आपको याद में रखना है। अगला सवाल, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में लिडार का फुल फॉर्म आपको पूछा है। तो लिडार का पूर्ण रूप हो जाएगा लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग है ये लिडार का पूर्ण रूप है। लिडार का क्या कार्य रहता है, तो दूरी को मापने के लिए लक्ष्य पर लेजर प्रकाश भेजा जाता है और वो प्रकाश वापस परावर्तित होकर पहुंचता है, तो मेजर किया जाता है कितनी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की। तो ये लिडार का कार्य है, इसमें लेजर प्रकाश भेजा जाता है। अगला सवाल, रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो दिल की धड़कन मापने के लिए जो कंप्यूटर उपयोग किया जाता है हॉस्पिटल में वो है हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। हाइब्रिड कंप्यूटर में होता क्या, नाम से स्पष्ट है कि संकृत इसमें 2 चीज़ें होगी। एक तो ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर की क्षमता है वो हाइब्रिड हो जाएगा, यानी ये कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ करेगा, चुटकियों में कर देता है, क्योंकि इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर के साथ में एनालॉग सिस्टम का कारण ऐसा संभव है। एनालॉग और डिजिटल दोनों हैं। एनालॉग की स्पीड बहुत तेज़ होती है कैलकुलेशन में, सो ये बहुत ही तीव्र गणना कर देगा हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्वों की कमी के कारण घेंगा या फिर जो गलगंड रोग है वो हो जाता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। और जो गोइटर घेंगा रोग है इसमें गला फूल जाता है, और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण भी घेंगा रोग हो सकता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे के गंध के समान आती है? बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। तो सड़े हुए अंडे के समान जो गंध आती है वो गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, जो उसका फॉर्मूला है केमिकल वो H2S हो जाएगा। सड़े हुए अंडे के समान हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध आती है, जो कि एक ज्वलनशील गैस है, जहरीली गैस है। अगला सवाल, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाता है? तो मानव शरीर का जो अंग कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है वो जिगर हो जाएगा। जिगर का मतलब क्या होगा? लीवर। यकृत है ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। अब ग्लाइकोजन क्या है? तो ग्लूकोज का संग्रहित फॉर्म है जहाँ पर ग्लूकोज के बहुत से अणु हैं वो स्टोर कर दिए जाते हैं और वो ग्लाइकोजन बाद में काम आता है ये। और ये लीवर में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन मुख्य रूप से यकृत और कंकाल की मांसपेशियों की कोशिकाओं में बनाया जाता है और वहाँ पर स्टोर किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पर, जरा दूरदर्शिता यानी जो प्रेस बायोपिया है इसको सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो जरा दूरदर्शिता या फिर प्रेस बायोपिया जो रोग हैं ये द्विफोक्सी लेंस, बाइफोकल लेंस के द्वारा इसको ठीक किया जाता है। जरा दूरदृष्टिता की स्थिति में व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है, मायोपिया भी, और हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष भी हो जाता है। यानी दोनों दोष हैं, इसलिए यहाँ पर दो प्रकार के लेंस बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाएगा। बाइफोकल लेंस का ऊपरी भाग, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से सवाल पूछा जाता है, जो द्विफोक्सी लेंस है उसका ऊपरी भाग होता है अवतल, निचला होता है उत्तल लेंस का बना हुआ। और इसमें एक और देखिए मैं बात करूँ दृष्टि विषम की, ये आपने पढ़ा होगा दृष्टि विषम, तो एस्टिगमेटिज्म है, इससे पीड़ित व्यक्ति बेलनाकार लेंस का उपयोग करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दृष्टि विषम में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आंख की रोशनी को धुंधला कर देगा। अगला सवाल, प्रकाश की किरणें आंखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आंख में प्रवेश करती है, जो प्रकाश की किरण आंख में प्रवेश करती है पारदर्शी संरचना से, उसे क्या कहा जाता है? तो नेत्र में जो प्रवेश करती है वो सबसे पहले कॉर्निया से, श्वेत पटल है ये पारदर्शी संरचना। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, विद्युत प्रतिरोध की ऐसा यूनिट काफी इजी सवाल, ओम हो जाएगा, एम्पियर करंट की है। और नेक्स्ट वन यहाँ पर, हर्ट्ज किसका अंतर्राष्ट्रीय यूनिट है? तो ये काफ़ी इजी सवाल है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का हर्ट्ज है। दबाव की ऐसा यूनिट पास्कल हो जाएगी। अगला सवाल, नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो ये वरुण है, सूर्य से सबसे दूर। आपको क्रम याद रखना है सूर्य से दूरी के आधार पर, तो ये क्रम रहेगा, जैसे कि ये आपके सन हो गया, तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है EVM, बीच में आपको MJ करना है, फिर यहाँ पर SUN, M यानी EVM, और ये सूर्य के सबसे पास में है तो ये सूर्य हो गया, उसके पास में M यानी मरकरी बुध है, फिर वीनस शुक्र हो जाएगा, अर्थ पृथ्वी है, बीच में आपको मजे करना है MJ, और ये आपके मंगल हो जाएगा, J जुपिटर हो जाएगा, शनि सैटर्न हो जाएगा, यूरेनस और वरुण नेपच्यून हो जाएगा। तो सबसे दूर कौन सा हो गया? N हो गया, वरुण नेपच्यून हो गया, तो इसमें आपके करेक्ट हो जाएगा वरुण सबसे दूर। आपको पूछा है सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? पास में है बुध। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? शरण का हो जाएगा। और जंग का जो फॉर्मूला आपको पूछा जाता है तो रासायनिक फॉर्मूला है Fe2O3.NH2O। जंग ये जो रस्ट होता है ये कैसे होता है? तो इसमें क्या होता है? लोहा, आयरन हो गया, उसके साथ जब जलवाष्प, जल और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो वहाँ पर ये रस्ट बन जाता है। अगला सवाल, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस ईंधन का पेट्रोल के बराबर ऊष्मीय मान जो कैलोरीफिक वैल्यू रहती है वो कौन से ईंधन की पेट्रोल के बराबर होती है? तो केरोसिन और पेट्रोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो लगभग इक्वल होती है, 46 MJ पर kg होती है, यानी 46 मेगा जूल पर किलोग्राम होती है पेट्रोल और केरोसिन की ऊष्मीय वैल्यू। और यहाँ पर मैं बात करूँ एक और फ्यूल जो डीजल है, डीजल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 45.5 मेगा जूल पर किलोग्राम होती है। ऊष्मीय वैल्यू जो मान है ये ईंधन के पूर्ण दहन के दौरान निर्मित ऊर्जा की मात्रा रहती है, कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको मेजर किया जाता है ये kg पर kg। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 23, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो उत्प्लावन बल है, ये पानी में ऊपर की दिशा में लगेगा जो कि उसको मदद करेगा तैराक को पानी में तैरने के लिए। तो उत्प्लावन बल होता क्या है? कोई भी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबा हुआ ऑब्जेक्ट है उस पर ऊपर की दिशा में लगने वाला बल है वो उत्प्लावन बल है। आर्किमिडीज के सिद्धांत में भी ये कार्य करता है। ए बायोकेमिकल कंपाउंड इज एनी, जो जैव रासायनिक यौगिक होता है वो क्या होता है? तो ये कार्बन बेस्ड कंपाउंड होता है जो कि लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। तो जैव रासायनिक यौगिक कार्बन आधारित यौगिक है जो जीवित प्राणियों में पाया जाता है। वे कोशिकाओं और जीवों की अन्य संरचनाएं बनाते हैं, जीवन प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हैं। अधिकांश जो जैव रासायनिक यौगिक है वो बड़े अणु होते हैं जिसे पॉलीमर कहा जाता है। पॉलीमर मोनोमर से बने होते हैं। सोमाटोट्रोपिन का दूसरा नाम क्या है? सोमाटोट्रोपिन है ये वृद्धि हार्मोन का दूसरा नाम है। तो पूछा है सोमाटोट्रोपिन किसका दूसरा नाम है? तो ये आपकी ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन का दूसरा नाम है, जो कि
किस ग्रंथि से निकलता है ये पूछ लें तो सोमाटोट्रोपिन है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला वृद्धि हार्मोन है। और ये जो संरचना रहती है सोमाटोट्रोपिन की, एक पेप्टाइड है जिसमें 191 एमिनो एसिड के अणु होते हैं। ये हार्मोन हमारे शरीर के सभी ऊतकों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हृदय का वाल्व नहीं है? तो हृदय का वाल्व यहाँ पर पट सेप्टम नहीं है, सेप्टम वाल्व न होकर ये एक दीवार है। इसमें भी हृदय के केस में बात करें तो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो जाएगा और फिर इंटरटियल सेप्टम हो जाएगा। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है? ये दीवार सेपरेट करती है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकुल को। जो नीले हैं हृदय में, एक तो नीचे होता है, ये राइट आपकी वेंट्रिकुलर है, इस साइड आपकी लेफ्ट वेंट्रिकुल होता है। तो इनको अलग करने वाली जो दीवार है वही आपकी सेप्टम हो जाएगी, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। बात करूँ मैं इंटरटियल सेप्टम की, तो ये जो दीवार है ये अलग करती है किसको? लेफ्ट और राइट एट्रिया को अलग करती हैं हृदय के। और इसमें आपको पूछा कौन सा हृदय का वाल्व नहीं है, तो पट सेप्टम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है? तो ये होता है सीसा में। लेड में जो अयस्क होता है वो गैलेना अयस्क की बात करें किस धातु में? गैलेना अयस्क है उसमें धातु लेड होती है, इसका फॉर्मूला PbS रहता है, तो Pb हो जाएगी लेड। तो आपको पूछा किस धातु में गैलेना नामक अयस्क है, तो सीसा में हो जाएगा और लेड सल्फाइड इसका फॉर्मूला है। अगला सवाल, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सूक्ष्म दे रखा है ये भी करेक्ट है। रेडियो भी होती है। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें रेडियो और सूक्ष्म दोनों तरंगें होती हैं। रडार यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, नाम से स्पष्ट है, रेडियो तो होगी। तो वस्तुओं का पता लगाने वाली एक ऐसी प्रणाली जो सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव और रेडियो तरंग का उपयोग करती है। ये यंत्र किसी भी एरोप्लेन की लोकेशन है, डायरेक्शन है और बहुत सी जानकारी को ज्ञात करने में काम आती हैं। और ये सिस्टम रेडियो वेव्स को सेंड और रिसीव करता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है, तो ये हो जाएगी आपकी एनाटॉमी। शारीरिकी या फिर शरीर रचना विज्ञान है वो ब्रांच जो कि जीव की संरचना और उसके अंगों का अध्ययन से संबंधित है। कवक विज्ञान की बात करें तो ये माइकोलॉजी है जहाँ पे कवकों का अध्ययन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ हार्बर वेव है? हार्बर वेव है ये सुनामी। सुनामी जो शब्द है ये जापानी शब्द है और समुद्री तूफान कह सकते हो आप, जापानी भाषा में इसको सुनामी बोला जाता है। और ज्वार भाटा की बात करें तो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता के कारण ज्वार और भाटा की उत्पत्ति होती है। ज्वार यानी सामान्य स्तर से पानी का ऊपर उठना, समुद्र में जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार कहलाता है और नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा बोला जाता है। अब अगला सवाल देखिए, लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किस अंग के द्वारा बनाया जाता है? तो अग्नाशय के द्वारा। लाइपेज एंजाइम है ये अग्नाशय के द्वारा। अब देखिए बात करूं अग्नाशय से कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन निकलते हैं जो कि लैंगर-हैंस की दीपिका से इसका श्रावण होता है। लाइपेज की यहाँ पर बात करते हैं कि ऐसा एंजाइम जो लिपिड के हाइड्रोलिसिस को उत्प्रेरित करता है। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? तो जल के अणु के द्वारा किसी भी यौगिक को तोड़ना, जैसे जलीय विश्लेषण बोला जाता है। आमतौर पर इसका मतलब पानी डालकर किसी रासायनिक बॉन्ड को तोड़ना हो जाएगा। तो लाइपेज एक ऐसा एंजाइम हो जाएगा जो लिपिड को तोड़ता है, उसका हाइड्रोलिसिस करता है। जल के रिएक्शन कराएंगे तो जल के अणु यहाँ पर रासायनिक बॉन्ड को तोड़ देंगे। तो ये लाइपेज एक ऐसा एंजाइम रहता है जो अग्नाशय से बनाया जाता है। अगला सवाल, गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है। ये आमतौर पर प्रतिदीप्ति प्रकाश जो फ्लोरोसेंट लाइटिंग है इसमें इस्तेमाल की जाती है। तो कौन सी गैस? नियॉन गैस से जब बिजली गुजरती है तो ये घटना देखने को मिलेगी कि नारंगी रंग की रोशनी देती है और इसे प्रतिदीप्ति प्रकाश में इस्तेमाल किया जाता है। तो नियॉन गैस से जब ये बिजली गुजरती है। बात करें फ्लोरोसेंट लैंप में तो मरकरी वापर गैस का उपयोग किया जाता है, बल्ब में ऑर्गन और नाइट्रोजन का। निम्नलिखित में से कौन सी ग्लैंड के द्वारा आंखों में आंसू आते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। आंखों में आंसू आते हैं ये लैक्राइमल ग्रंथि के द्वारा आते हैं। कौन सी ग्रंथि के द्वारा? तो लैक्राइमल ग्रंथि के द्वारा आंखों में आंसू आते हैं। देखिए विशेषकर जब प्याज अपन काटते हैं तो उस केस में साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड नाम का एक रासायनिक तत्व होता है जो प्याज को काटने के दौरान हमारी आंख की लैक्राइमल ग्रंथि है उसको उत्तेजित कर देता है। तो प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि लैक्राइमल जो ग्रंथि है वहां पर उत्तेजना हो जाती है। किसके कारण आती है? तो ये रासायनिक तत्व है साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड के कारण आती है और उसकी वजह से आंखों में आंसू आते हैं। तो लैक्राइमल ग्रंथि इसका कारण है। अगला सवाल, दाई फुफ्फुस धमनी जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है ये कहाँ होती है? तो
कहाँ नहीं इसकी तुलना की गई तो बाईं की तुलना में ये लंबी होती हैं। जो राइट पल्मोनरी आर्टरी होती हैं ये लेफ्ट की तुलना में लंबी होती हैं। अब देखिए पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम आता है। वैसे आर्टरी की बात करें, धमनी की बात करें तो उसमें शुद्ध रक्त बहता है जो हृदय से शरीर के अन्य ऊतक तक जाता है। और जब पल्मोनरी आर्टरी की बात हो जाती है तो अशुद्ध रक्त जब वापस हृदय में आता है, हृदय क्या करता है उसे लंग्स में भेजता है। तो लंग्स में भेजने के लिए अशुद्ध रक्त है ये पल्मोनरी आर्टरी से जाता है। और ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से इसकी शुरुआत होती है तो राइट वेंट्रिकल से होती है, जो आपके दायां निले हैं वहाँ से ये जाती है और दो भागों में विभक्त हो जाती हैं, जिसमें एक राइट भाग है ये बड़ा होता है, बाईं की लेफ्ट की तुलना में लंबा होता है। दाईं फुफ्फुस धमनी है ये लेफ्ट की तुलना में लंबी होती है। अगला सवाल यहाँ पर रगड़कर सफाई और ब्लीच की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद 99% कपास किस पॉलीमर से बना होता है। तो जो कपास है 99% जब ये रगड़कर सफाई होती है तो ये सेलुलोज का बना होता है। अब यहाँ पे एक टेफ्लॉन है तो इससे सवाल पूछा जाता है नॉन स्टिक तवे हैं ये किससे बने होते हैं तो ये टेफ्लॉन के बने होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला सवाल निम्नलिखित में से तापमान की ऐसा यूनिट क्या है तो केल्विन हो जाएगी। रेमर स्केल है ये भी तापमान मापने में आता है। कैंडेला किसकी यूनिट है तो कैंडेला ज्योति तीव्रता की ऐसा यूनिट हो जाएगी। अगला सवाल देखिए हाल ही में रूस के द्वारा शुरू किए गए परमाणु ऊर्जा संचालित आर्कटिक आइस ब्रेकर का क्या नाम है तो आर्कटिक आइस ब्रेकर जो रूस के द्वारा शुरू किया गया उसका नाम है यूराल। नेक्स्ट वन किस क्षेत्र विशेष में रहने वाले कुल जीवित प्राणियों को क्या कहा जाता है तो किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले जो कुल जीवित प्राणी जिसमें पौधे और जानवर दोनों आ जाते हैं। तो इसमें आपके बायोमास दिया गया है, वैसे इन सभी की अपन बात करेंगे। और विराट पर्वताकार शैल को जिनका आकार गहराई के साथ साथ बढ़ता चला जाता है ये तो हो जाएगा बैथोलिथ। जो विराट बहुत बड़े पर्वताकार शैल होते हैं उनका आकार जैसे ही गहराई बढ़ेगी तो उनका आकार बढ़ता चला जाएगा और इनके आधार का व्यास का पता नहीं चला सकते हैं, क्योंकि जैसे ही गहराई बढ़ेगी आकार बढ़ जाएगी तो आधार का है उसका पता नहीं लग पाता है और इसे बैथोलिथ कहा जाता है जो ऑप्शन में दिया गया था। बैराज की बात करें तो ये बांध है, एक प्रकार का विशेष प्रकार का बांध है जिसमें बड़े बड़े गेट होते हैं और इनके द्वारा आवश्यकता के अनुसार पानी को आगे बंद भी किया जा सकता है और खोला भी जा सकता है यदि ज़्यादा पानी आ जाए। और इसमें यहाँ पर जो दिया गया है किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले कुल जीवित प्राणी, तो यहाँ पर एक और टर्म आ जाती है जो फौना और फ्लोरा है। तो ये क्या होते हैं, फ्लोरा की बात करूँ तो ऐसे प्लांट जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं तो वो फ्लोरा हो जाएगा, और वो एनिमल जानवर जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं तो फौना हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जब प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया। और बायोमास जो दिया गया है, बायोमास की वजह में बात करूं तो जीवित जीव अथवा जो हाल ही में मरे हुए जीव हैं उनसे प्राप्त पदार्थ जैव मात्रा या फिर बायोमास कहलाता है। बायोमास वैसे एक ऊर्जा का स्रोत होता है जिसे सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल। और तनाव से मुकाबला करने में जो सहायक हार्मोन है वो है सेरोटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह होता है जो हमारे मस्तिष्क के माध्यम से हमारे मनोभाव को कंट्रोल करता है और तनाव को कम करता है, ये हार्मोन सेरोटोनिन हार्मोन। इसके अलावा कौन से हार्मोन है जो तनाव को कम करते हैं, ये हमारे अंदर खुशी के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। डोपामाइन भी है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है और एंडोर्फिन है। सेरोटोनिन की बात करूँ तो इसे फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है। तो जल जनित बीमारी टाइफाइड है, हेजा है, हेपेटाइटिस है, कंठमाला रोग नहीं है। कंठमाला रोग कैसा है तो ये वायरस के कारण होता है जो लार ग्रंथियों में कभी कभी स्नायु ऊतक को प्रभावित करता है। तो लार ग्रंथियों में सूजन आ जाते हैं इस रोग से और ये संक्रमित व्यक्ति के लार के सीधे संपर्क में आने से उसकी बूंदों से फैलता है कंठमाला रोग। अन्य रोग जो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं टाइफाइड, हेजा वगैरह। तो पानी से होने वाले मुख्य बीमारी कौन सी हैं, हेपेटाइटिस है, पोलियो, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, आंत्रशोथ या फिर इसे आंतों का रोग, हेजा, ये सभी आपके पानी के दूषित पानी से फैलने वाले रोग हो जाएंगे। ये आपको जरूर याद में रखना है, बहुत बार ऐसा सवाल पूछा जाता है कौन सा नहीं है दूषित जल से होने वाला रोग। इसमें ये विषाणु, जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों से हो सकते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के
चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को कंट्रोल करने में भूमिका निभाता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन, आपको पता है कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, तो दो ऑप्शन तो डायरेक्ट डिलीट हो जाते हैं, के और ए रहता है। जिसमें रक्त का थक्का आया तो विटामिन के डायरेक्टली टिक कर सकते थे आप। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, वसा में बाकी बचे हुए ए डी के ई हो जाएगा। और इसमें आपको विटामिन के का पूछा है। और अन्य जो यहाँ पर विटामिन की कमी से होने वाले रोग आप देख सकते हो, ए की कमी से होता है रतौंधी या फिर जीरोफथलमिया रोग होता है, बी की कमी से बेरीबेरी या फिर जो एनीमिया रोग हो जाता है, सी की कमी से स्कर्वी, डी से रिकेटस या ऑटोमेलेशिया रोग, ई की कमी से प्रजनन शक्ति का कम होना, के की कमी से रुधिर का थक्का देर से जमता है। जो यहाँ पर पूछा गया है रुधिर का थक्का है। खून में कैल्शियम के स्तर को कंट्रोल करने के लिए विटामिन के रेस्पॉन्सिबल है। अगला सवाल, वह प्रक्रिया जिससे हवा में मौजूद जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है। काफ़ी इजी सवाल है, संघनन हो जाएगा, जल वाष्प वापस पानी में बदल रहा है, वाष्पीकरण इसका उल्टा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे किरणें हैं वो उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हो जाएगी। उच्चतम आवृत्ति जिसमें सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है वो गामा रेज की है, सबसे कम किसकी है तो आप कहेंगे रेडियो की है। अब देखिए यहाँ पर आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम यानी सबसे कम से सबसे ज़्यादा, तो सबसे कम रेडियो की है, उससे बड़ी ज़्यादा थोड़ी माइक्रोवेव, फिर IR इंफ्रारेड हो जाएगी, फिर विजुअल लाइट है, उसके बाद UV की है, एक्सरे की है। सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो गामा की है, गामा के बाद जो सेकेंड नंबर वो एक्सरे का। तो ये क्रम आपको याद में रखना है। और जो वेवलेंथ है जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य है जैसे कि गामा की यहाँ पर आवृत्ति सबसे ज़्यादा थी तो वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगी। और तरंग दैर्ध्य का जो अवरोही है यानी घटता हुआ क्रम कौन सा हो जाएगा तो रेडियो वेव, यानी रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ये आपको याद में रखना है। और सबसे कम वेवलेंथ कौन सी है, गामा की होती है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की और सबसे कम वेवलेंथ गामा की, तो ये आपको याद में रखना है। यानी आप कह सकते हो गामा किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा, सबसे कम वेवलेंथ और सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होती है। इसका उल्टा रेडियो की सबसे कम यहाँ पर होती फ्रीक्वेंसी और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य और सबसे कम ऊर्जा होती है। अगला सवाल देखिए, नेशनल वायरस हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का लक्ष्य कब तक देश भर में हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो NVHCP के द्वारा जो टारगेट रखा गया है हेपेटाइटिस सी का एरेडिकेट करने के लिए वो 2030 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पर निम्नलिखित में से पुष्पहीन पौधे में से कौन सा पौधा शंकुफल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं। तो ये आप कह सकते हो, बहुत बार मैं बता चुका हूँ आपको, जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म में ऐसे पौधे या फिर वृक्ष होते हैं जिनके बीज फूल के अंदर पनपने या फिर फलों में बंद होने की बजाय छोटी टहनियों और शंकुओं में नग्न अवस्था में यहाँ पर इनके बीज रहेंगे। तो इनके उदाहरण में आपके चीड़ आ जाता है, साइकस हैं, तालिस पत्र हैं, पर्सरल हैं, सनोबार हैं, देवदार हैं, ये सभी जिम्नोस्पर्म यानी अनावर्त बीजी का उदाहरण है। इसका उल्टा एंजियोस्पर्म हो जाएगा, यानी एंजियोस्पर्म में ऐसे पौधे या वृक्ष आते हैं जिनके जो बीज हैं वो फलों के अंदर बंद अवस्था में मिलेंगे। अगला सवाल यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी जो रेडियो धर्मिता है उसकी SI यूनिट पूछी है तो बेकेरेल करेक्ट हो जाएगी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है तो रेडियो सक्रियता की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकेरेल ने की है। इनके नाम पर इनका यूनिट रखा गया है, BQ से इसको डिनोट किया जाता है। और रेडियो धर्मिता की खोज करने के लिए हेनरी बेकेरेल को यहाँ पर नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 1903 में। दो और वैज्ञानिक थे इसके अलावा, मैरी और पियरे क्यूरी को, इनको संयुक्त रूप से दिया गया है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 1903 में। रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन से होते हैं तो ऐसे पदार्थ जिनकी परमाणुक नाभि स्थिर नहीं होती है, जो निश्चित मात्रा में अवशिष्ट कणों को छोड़ते रहते हैं ऊर्जा को। अगला सवाल यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मस्तिष्क का एक अपक्षयी विकार और कई स्थितियों में से एक है जो मानसिक कार्यों में बढ़ती गिरावट, मनोभ्रंश का कारण बनता है जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति हानि और भ्रम हो जाता है। यानी जो भूलने वाला रोग कौन सा है, अपन भूल जाते हैं, स्मृति में कमी हो जाती है, तो ये अल्जाइमर रोग है, इसे भूलन का रोग बोला जाता है। और इसका नाम अलोइस अल्जाइमर पर रखा गया है जिन्होंने सबसे पहले इसका विवरण दिया गया था। इस बीमारी के लक्षणों में याददाश्त कम हो जाती है, बोलने में दिक्कत आती है, निर्णय नहीं ले पाते समय पर। नेक्स्ट यहाँ पर अल्ट्रासोनिक धमनियाँ होती हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको पूछी है तो अल्ट्रासोनिक यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि है, यानी कह सकते हो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाली जो ध्वनि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी रहती है वो अल्ट्रासोनिक है, बैट्स वगैरह की। और नॉर्मल यहाँ पर मैं बात करूँ जो सर्वे ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति की ध्वनि तरंग अपन सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को बोला जाता है इंफ्रासोनिक और ज़्यादा को अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। नेक्स्ट वन यहाँ पर
सवाल नंबर 49, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी है, इसे फीमर बोला जाता है, जो कि लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी है। इससे जुड़े हुए अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो सबसे मजबूत मसल कौन सी होगी? भार के अकॉर्डिंग तो ये मैस्टर हो जाएगी। बात करें लार्जेस्ट मसल कौन सी होगी ह्यूमन बॉडी की, तो ग्लूटस मैक्सिमस हो जाएगी, जो हिप्स में रहती है ये मसल्स लार्जेस्ट मसल है ग्लूटस मैक्सिमस। अगला सवाल यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने लिंक्ड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द गढ़ा था? तो लिंक्ड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द गढ़ा था, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने गढ़ा था। वैसे मैं बैटरी की बात करूं तो इलेक्ट्रिक बैटरी सबसे पहले इसका आविष्कार 1800 में किया गया था, वोल्टा के द्वारा। उनका नाम पहले कहा जाता था, इसे वोल्टिक पाइल बोला जाता था। इस इलेक्ट्रिक बैटरी को वोल्टा के द्वारा इसे आविष्कार हुआ था। अगला सवाल यहाँ पर, पके हुए केले में जो कौन सा प्राथमिक एसिड रहता है? तो मेलिक एसिड है, मेलिक एसिड रहता है, मेन प्रिंसिपल एसिड प्रेजेंट रहता है। राइप बनाना पके हुए केले में मेलिक एसिड। इसके अतिरिक्त केले में सिट्रिक और ऑक्जेलिक एसिड भी पाया जाता है, जो टमाटर में रहता है ऑक्जेलिक। और जो मेलिक यहाँ पर और किस में, तो एप्पल के अंदर मेलिक है। फॉर्मिक एसिड की बात करें तो ये आंट चींटी में रहेगा। अगला सवाल, डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में किस धातु का अयस्क है? तो डोलोमाइट जो और है ये कैल्शियम का अयस्क है, मैग्नीशियम का भी है। तो डोलोमाइट का रासायनिक फॉर्मूला है CaCO3.MgCO3। तो आप कह सकते हो Ca कैल्शियम का भी है और मैग्नीशियम का भी अयस्क हो जाएगा। और इसमें जब देखिए यहाँ पर CaCO3 यानी चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो इसे डोलोमाइट कहलाता है। 45% से अधिक हो जाएगा तो फिर वो शुद्ध डोलोमाइट हो जाएगा। इसका उपयोग 90% उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? तो कार्ल बेंडा ने बनाया था। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? तो रिचर्ड एल्टमैन नाम के एक जर्मन वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। जो कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया है इसे कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस बोला जाता है। अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा था, लेकिन बाद में कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बनाया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? कार्ल बेंडा ने दिया है। और बात करें यहाँ पर अल्टमैन की, तो अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा था। और सबसे पहले ये जो देखा गया है, पाया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, तो सबसे पहले इसको कोलिकर के द्वारा पहली बार कीटों की रेखित मांसपेशियों में देखा गया था। अन्य जो कोशिकांग है उसकी खोज की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी 1831 में। लाइसोसोम की खोज का श्रेय 1955 में क्रिस्टियन डी डुवे को जाता है। राइबोसोम की खोज है तो यहाँ पर दो वैज्ञानिक हैं, एक तो पादप कोशिकाओं में राइबोसोम की खोज की थी रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में की थी। और पशु कोशिकाओं में जो राइबोसोम की खोज की थी वो पेलाडे के द्वारा की गई। तो इन दोनों का नाम आपको देखने को मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। हाइपोकैलेमिया की कमी के कारण होता है, ये रोग पोटेशियम की कमी से होता है। हाइपोकैलेमिया रोग है पोटेशियम की कमी से होने वाला रोग है। इसमें होता क्या है, तो शरीर में जब पोटेशियम की कमी हो जाती है तो पैरों और हाथों की मांसपेशियों में असहनीय दर्द होने लगता है। पोटेशियम एक ऐसा खनिज है जो दिमाग को मांसपेशियों के कार्य करने के लिए संकेत देता है। दिमाग को संकेत देगा मांसपेशियों के कार्य करने के लिए। पोटेशियम जब कमी हो जाएगी तो संकेत नहीं मिलेगा, वहां पर असहनीय दर्द होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 55, बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली की क्षण को आविष्कार के लिए प्रेरित किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक प्रयोग था, पतंग उड़ाया था और इनकी सहायता जो आकाशीय बिजली है उस पर उन्होंने प्रयोग किया था। किस प्रकार जो बड़ी इमारतें हैं उस पर आकाशीय बिजली गिरने से बचाया जा सकता है। तो पतंग पर उन्होंने एक पतली छड़ रखी थी जिसके माध्यम से उन्होंने प्रयोग किया कि पतंग उड़ाने से एक उनकी खोज हो गई, बिजली की छड़ की खोज हो गई। और जो कि अपन बड़े बड़े भवन रहते हैं उसका एक पतली लंबी छड़ लेते हैं जो जमीन में 4 फीट अंदर रहेगी और जो सतह है ऊपरी आपके भाग रहेगा मकान का उससे 6 से 7 फीट ऊपर रहेगी और ऊपर आपके पीतल की और एक नुकीली छड़ रहेगी। इसके माध्यम से जो आकाशीय बिजली है उससे होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है, यानी आकाशीय बिजली को गिरने से रोका जा सकता है बड़ी बड़ी इमारतों में। तो ये प्रयोग किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, पतंग की सहायता से कुछ प्रयोग किया था, काफ़ी रिस्की था। निम्नलिखित में से किसने रक्त प्रवाह की खोज की थी? तो रक्त प्रवाह की खोज की थी विलियम हार्वे ने। बहुत बार ये सवाल आता है, इजी सवाल है। एक पेड़ की शाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को क्या कहा जाता है? तो कैम्बियम बोला जाता है। पेड़ की शाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत है इसे
कैम्बियम कहा जाता है। नेक्स्ट वन यहाँ पर सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण हैं। ये सवाल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जो स्थिर और नेगेटिव चार्ज वाला कण है वो इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए परमाणु की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियन कहलाते हैं। दोनों को न्यूक्लियन बोला जाता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे। परमाणु के द्रव्यमान का 99.94 से अधिक भाग है वो नाभिक का रहता है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। किसी औसत जो वयस्क व्यक्ति हैं उनके लिए ध्वनि की सर्वे सीमा कौन सी है? तो मैं बता चुका हूँ आपको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक अपन सुन सकते हैं। उसके ऊपर अल्ट्रासोनिक है। अगला सवाल यहाँ पर जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के दरों के प्रत्येक भाग में फैलता है। ये कौन सी घटना है? तो ये है पास्कल का नियम। इस नियम के अनुसार जब गुरुत्वीय नगण्य होना चाहिए और पात्र में रखा गया कोई भी लिक्विड तरल है उसकी किसी एक बिंदु पर यदि अपन दाब में चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो जब दाब में बदलाव करेंगे तरल के किसी एक बिंदु पर तो ये परिवर्तन दरों के सभी बिंदुओं पर हो जाएगा और जो दरों जिस पात्र में रखा हुआ उसकी दीवार पर भी समान रूप से बिना किसी हानि के ये परिवर्तन है वो सभी जगह एक समान रूप से सभी बिंदुओं पर संचरित होगा। ये है पास्कल का नियम। अन्य नियम अवोगाद्रो का नियम बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है एसएससी के। तो अवोगाद्रो का नियम कहता है इस नियम के अनुसार समान ताप समान होना चाहिए, दाब समान होना चाहिए और आयतन समान हो। जो दो अलग अलग आपने गैसेज ले ली, इनमें ये कंडीशन है कि ताप, दाब और आयतन समान है इन दोनों गैसेज में, तो इनमें जो अणुओं की संख्या रहेगी दोनों में वो भी समान होगी। ये है अवोगाद्रो का नियम। हुक का नियम है ये प्रत्यास्थक का है और किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल है ये विकृति के समानुपाती होता है। पृथ्वी की ठोस परत या फिर शक्त ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो ये स्थल मंडल लिथोस्फीयर हो जाएगा। सबसे ऊपर पृथ्वी की जो परत है वो आपकी स्थल मंडल लिथोस्फीयर यानी भूविज्ञान में किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी पथरीली चट्टान होती है। इसके नीचे आपको क्रस्ट है भूपरपट्टी, फिर नीचे मेंटल है, उसके नीचे सबसे भीतर कोर रहेगा। चूने का रासायनिक फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो CaOH का होल ट्वाइस है, इसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है या फिर आप कह सकते हो सॉफ्ट लाइम हो जाएगा। और कैल्शियम ऑक्साइड CaO को बिना बुझा हुआ चूना क्विक लाइम बोला जाता है, ब्रंट लाइम भी इसे कह सकते हो। और जो यहाँ पर मार्बल है, लाइम स्टोन है, चूना पत्थर, चौक है, इन सभी का जो केमिकल फॉर्मूला है तीनों का CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कि फंक्शनल प्लाज्मा क्लोटिंग फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है और वंशागत हो सकता है? ये सहज उत्तराधिकार से उत्पन्न हो सकता है। तो ये एक वंशागत बीमारी है, हीमोफीलिया ए रोग है। ये जो सवाल इसके अनुसार क्या है कि हीमोफीलिया रोग की बात करूँ तो ये आनुवांशिक रोग है जो आपको पूछा है और जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया में ये आनुवांशिक रोग है, गुणसूत्र से होता है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में जानलेवा साबित हो सकता है। रक्त का जब क्लोटिंग नहीं होगी तब जानलेवा रक्त का बहना बंद नहीं होगा और इस रोग का कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी है जिसे क्लोटिंग फैक्टर कहा जाता है। इसकी कमी रहती है जिसके कारण क्लोटिंग नहीं हो पाती है और ये प्रोटीन फैक्टर रक्त में थक्का जमा कर उसका बहना रोक देता है और ये इसकी कमी के कारण हीमोफीलिया है। ये वंशागत रोग होता है और हीमोफीलिया एक ऐसा आनुवांशिक विकार है जो सवाल में दिया गया था फैक्टर 8 प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो फैक्टर 8 प्रोटीन की कमी के कारण हीमोफीलिया ए होता है और इसमें भी दो है, हीमोफीलिया ए और बी। तो हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 की कमी के कारण और हीमोफीलिया ए है फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है। एक ऑप्शन में आपकी ल्यूकेमिया था जहाँ से सवाल पूछा जाता है बहुत बार। तो एक ब्लड कैंसर का प्रकार है ल्यूकेमिया जिसमें शरीर में सफेद रक्त कोशिकाएं WBC की असामान्य रूप से वृद्धि होती है। अगला सवाल यहाँ पर लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थ में से एक कौन सा है? तो थर्मामीटर में लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। वैसे थर्मामीटर की बात करें तो इसमें पारा धातु होती है, एल्कोहल का भी उपयोग कर सकते हैं आप। एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर तरल अवस्था में रहती है, इसके स्थान पर एल्कोहल का उपयोग किया जाता है जो लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर है। अगला सवाल देखिए किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? कार्बनिक यौगिक यानी कार्बन का होना तो जरूरी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मानव त्वचा, बाल और आंखों को उनका रंग देने वाला जो पिगमेंट रंजक है वो कौन सा है? तो मानव त्वचा है, बाल है, आंखों को रंग देने वाला जो रंजक है वो मेलेनिन रंजक के कारण है। अगला सवाल देखिए वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है आसवनीकरण, जिसमें वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया होती है।
अगला यहाँ पर बेसाइल कैलमेट ग्वेरिन वैक्सीन, जिसे बीसीजी वैक्सीन कहा जाता है, तो बीसीजी वैक्सीन की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। बेसाइल कैलमेट ग्वेरिन वैक्सीन होती है। किस बीमारी को रोकने के लिए टीका लगाया जाता है? तपेदिक। तपेदिक यानी जो टीबी के अन्य नाम है, आपको याद में रखना है। बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं तपेदिक कौन सा रोग है, तो इसे क्षय रोग भी बोला जाता है, टीबी है, यक्ष्मा रोग है, तपेदिक है, ये सभी टीबी के नाम है। टीबी यानी ट्यूबरेकल बैसिलस हो जाएगा। और टीबी का जो कारण कौन सा है, तो ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका कारण रहता है। बैक्टीरिया जनित रोग है टीबी। अन्य ऑप्शन में आपके एक पोलियो था, तो ये पोलियो वायरस के कारण होता है। और फिर यहाँ पर एक आपके था जॉन्डिस, पीलिया था, तो पीलिया होता है वायरल है। हेपेटाइटिस या फिर जॉन्डिस भी इसको बोला जाता है पीलिया को। ये रोग बहुत ही सूक्ष्म विषाणु से होता है। टाइफाइड की बात करें तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होने वाला रोग है, आंत्रज्वर, टाइफाइड फीवर है। और अंतिम सवाल देखिए, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है ये हड्डियों से संबंधित रोग है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उनमें आसानी से फ्रैक्चर आ जाएगा। इसी कारण इस रोग को भुरभुरी हड्डियों का रोग, हड्डियों में आसानी से फ्रैक्चर यानी वो कमजोर हो जाएगी, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस रोग है हड्डियों से संबंधित। तो दोस्तों यहाँ पर एसएससी 10+2 में जो ऑल शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं 1 से 11 जुलाई 25 शिफ्ट में पूछे गए सभी 70 साइंस के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस सवाल का आंसर भी कमेंट कर दीजिएगा। जो मैंने पूछा था शुरुआत में, किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? विटामिन ए, सी, डी और विटामिन ई। और जो साइंस से जुड़े हुए अन्य वीडियो, स्पेशल वीडियो प्रीवियस ईयर में पूछे गए एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो उसकी प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। अन्य इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां पर भी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।